Good morning, students. Today we will be starting our next chapter, that is chapter 11, A Shipwrecked Sailor, written by Daniel Defoe. Please pay attention to your books. I am reading the author and text. You should be seeing your book as well as you will pay attention to me. Daniel Defoe, 1660 to 1731, was an English writer and journalist. He is most famous for his novel Robinson Crusoe. डैनियल डिफॉय जो कि हमारे स्टोरी के राइटर हैं, स्टोरी का नाम है अ शिपरेक्ड सेलर। शिपरेक्ड सेलर इसका मतलब क्या है? शिप यानी आप अच्छी तरह से जानते हैं, बड़े बड़े जहाज़ जो समंदर में चलते हैं। शिप रेक्ट यानी टूट जाना, यानी टूटे हुए जहाज़ का सेलर यानी नाविक। तो डैनियल डिफॉय ने ये कहानी लिखी। उनका जन्म 1660 में और मृत्यु 1731 में हुई। वो एक इंग्लिश राइटर होने के साथ साथ वो एक जर्नलिस्ट भी थे। जर्नलिस्ट से आप लोग जानते हैं क्या होता है? जर्नलिस्ट का मतलब जो न्यूज़पेपर के लिए अलग अलग जगह से घूम घूम के खबरें लाता है, इम्पॉर्टेंट खबरें लाता है। और खबरों की पूरी जानकारी सिर्फ खबर लाने से नहीं होता है। खबरों की पूरी जानकारी से मतलब पूरा डिटेलिंग वर्क, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितना दूर सच है, झूठ है, हर चीज़, उसे कहते हैं जर्नलिस्ट। तो वो इंग्लिश राइटर होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी थे। ही इज़ मोस्ट फेमस फॉर हिज नावल रॉबिन्सन क्रूसो, और उनका सबसे ज़्यादा नाम या सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें इसी नावल जिसका नाम रॉबिन्सन क्रूसो है उससे मिली। अ प्रोलिफिक एंड वर्सेटाइल राइटर। प्रोलिफिक एंड वर्सेटाइल राइटर से मतलब वो कई विषयों में लिखते थे। वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही बेस करके अपनी राइटिंग नहीं लिखते थे। इसके अलावा वो हर टाइप के टॉपिक्स के ऊपर वो लिखना शुरू करते थे। डिफॉय इज़ ऑल्सो नोन फॉर पैम्पलेट्स एंड जर्नल्स ऑन वेरियस टॉपिक। डिफॉयस को जाना जाता है उनके पैम्पलेट्स और उनके जर्नल्स जो वो अलग अलग टॉपिक में लिखा करते थे। जर्नल्स यानी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरा शुरू से अंत तक जानकारी देना, उसे कहा जाता है जर्नल। और पैम्पलेट्स यानी आप लोगों ने देखा ही होगा, न्यूज़पेपर जब हमको आता है तो उसमें कई सारे छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट रहते हैं अलग पेजेस में, उसे कहा जाता है पैम्पलेट्स। तो जर्नल नॉवेल तो रॉबिन्सन क्रूसो उन्होंने लिखी, जिसके बाद उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि हुई। लेकिन वो अलग अलग टॉपिक्स में लिखने की वजह से वो पैम्पलेट्स और जर्नल्स भी लिखते थे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। The following text is adapted from a section of Daniel Defoe's famous novel Robinson Crusoe, and tell us how Crusoe, after being shipwrecked, found himself on a dismal island. और इस टेक्स्ट में जो कि डैनियल डिफॉय ने लिखी है उसका एक छोटा सा अडेप्टेड वर्जन है जो कि उनकी नॉवल रॉबिन्सन क्रूसो से ली गई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक शिप रेक्ट फाउंड हिमसेल्फ इन अ डिस्मॉल आइलैंड। किस तरीके से रॉबिन्सन क्रूसो जो कि एक टूटे हुए जहाज़ में वो सफ़र करते हुए एक ऐसे अनजान से आइलैंड में जाके पहुंचा, तो उसने वहाँ पे क्या किया, कैसे आया, उसका जहाज़ कैसे टूटा, ये सब जानकारी हमको मिलेगी इस स्टोरी को पढ़ने के बाद। इट ऑल्सो गिव अस एन इंस्पायरिंग अकाउंट ऑफ हाउ ही मेक्स द आइलैंड हैबिटेबल विथ हिज हार्ड वर्क। और ये कहानी ना ही हमें ये जानकारी देती कि उसने कैसे अपना जीवन वहाँ स्पेंड किया एक अनजान से आइलैंड में, इसके साथ ही साथ ये हमें इंस्पायर भी करता है कि किस तरीके से उसने अपने कड़ी मेहनत से एक ऐसे अनजान से डिस्मॉल से आइलैंड को हैबिटेबल बना दिया, यानी रहने लायक बना दिया। अभी आई एम रीडिंग द टेक्स्ट नाउ। On September 30, 1659, I, miserable Robinson Crusoe, being shipwrecked during a violent storm, came on shore on this dismal island. सितंबर 30, 1659 का दिन था। रॉबिन्सन क्रूसो बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए थे जब वो एक बहुत बड़े तूफ़ान में उनका जहाज़ उसके बीचों बीच फंस गया और उसके जहाज़ कई जगह से उसमें टूट फूटे आ गई, कई जगह से वो टूट फूट गया। और इस तरीके से उस टूटे हुए जहाज़ को ही वो पकड़े रहे और वो
धीरे धीरे पहुंच गए एक ऐसे आइलैंड में जहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। डिस्मॉल यानी अनजान, जहाँ पे कोई नहीं रहता है, किसी भी जीवन का वहाँ पे कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे आइलैंड को कहा जाता है डिस्मॉल आइलैंड। तो ऐसे ही एक आइलैंड के किनारे पे जाके उनका टूटा हुआ जहाज रुका। आई कॉल इट द आइलैंड ऑफ डिसअपेयर। आई से यानी रॉबिन्सन क्रूसो, यानी जो ये कहानी लिख रहा है, जो बता रहा है अपना एक्सपीरियंस। तो वो कह रहा है कि मैं इस आइलैंड को डिस्मॉल आइलैंड नहीं, मैं इसे कहता हूँ आइलैंड ऑफ डिसअपेयर, यानी डिस्पेयर यानी दुखों का आइलैंड। आई वॉज ऑलमोस्ट डेड एंड द रेस्ट ऑफ माई शिप्स कंपनी वॉज ड्राउंड। मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ और मेरे जितने भी साथी थे वो सब डूब चुके हैं। आई हैड नाइदर फूड हाउस नॉर क्लोथ्स। ना मेरे पास खाने को कुछ है, न घर और ना ही कपड़े। I feared I would be devoured by wild beasts. When night came, I slept in a tree for fear of wild creature. It rained all night. और मुझे डर है कि कहीं कोई वाइल्ड बीस्ट का मैं खाना न बन जाऊं। और धीरे धीरे रात होने लगी और मैं डर से कई जानवर मुझे खा न ले या मुझे मार न दे, मैं उस डर से एक पेड़ के ऊपर मैं चढ़ा और वहीं पे मैं सो गया उस पेड़ को पकड़ के। इट रेन्ड ऑल नाइट। सारी रात बारिश होती रही। द रेन कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट डे विद गस्ट ऑफ विंड। अगले दिन भी बारिश उसी तरीके से चलती रही और साथ ही साथ हवा की बौछारें भी पड़ने लगी। ओनली अ wreck ऑफ माई शिप वॉज टू बी सीन एट लो वाटर। सिर्फ उसका कुछ थोड़ा सा हिस्सा, टूटा हुआ हिस्सा ही मुझे पानी के ऊपर दिख रहा था। आई स्वैम टू द wreck टू रेस्क्यू एंड सिक्योर फॉर माई सर्वाइवल सम फूड एंड अदर प्रोविजन्स। और जैसे ही मैंने देखा कि उसका एक हिस्सा दिख रहा है पानी के ऊपर, तो मैं वहाँ तैरते हुए गया और जाकर मैंने उस शिप में जो भी बचने लायक, जीने लायक खाना या कुछ अलग चीज़ें जो भी उसमें से मैं सिक्योर कर सकता था अपने बचने के लिए, मैंने किया। सॉरी। I was able to collect some wood तो वो तैरते हुए उस टूटे हुए हिस्से के पास, उसके शिप का जो टूटा हुआ हिस्सा जो अभी भी पानी में था, उसके पास पहुंचा और उसने वहाँ से अपने जीने लायक जो जो चीज़ें काम में आ सकती थी उसने वहाँ से वो कलेक्ट कर लिया। आई वॉज एबल टू कलेक्ट सम वुड, केबल स्ट्रिंग, अ नाइफ, नेल्स एंड अ गन। और उसने वहाँ से क्या कलेक्ट किया? कुछ वुड यानी लकड़ी के कुछ टुकड़े, एक रस्सी, धागा, नाइफ, नेल्स यानी पिन ठोकने के लिए, और एक गन। I also collected a hammock and some canvas with which I made a tent. मैंने साथ ही साथ हैमॉक नाम की चीज़ भी तो मैंने हैमॉक यानी क्या है? हैमॉक यानी हैंगिंग बेड बोला जाता है। हैंगिंग बेड से मतलब वो झूला जिसमें आप लेट सकते हो, जो दो पेड़ों के बीच में, दो पेड़ों के साथ बांध दिया जाता है और बीच में आप इजीली लेट सकते हो, सो सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, कुछ भी, तो उसे कहा जाता है हैमॉक। तो उसने वहाँ से हैमॉक कलेक्ट किया, कुछ कैनवस के टुकड़े, और फिर विथ विच आई मेड अ टेंट, और उसी कैनवस और हैमॉक की मदद से उसने एक टेंट बनाया। आई गॉट सम इंक एंड पेपर। मुझे कुछ इंक और पेपर भी मिले। आई ऑल्सो फाउंड सम मनी। मुझे कुछ पैसे भी मिले। बट दे वेर यूजलेस टू मी इन दिस बेरन आइलैंड। लेकिन ये पैसे मेरे लिए बिल्कुल बेकार थे, क्योंकि ये आइलैंड जो था ये बिल्कुल खाली, यानी कोई रहने लायक यहाँ पे था ही नहीं कि मैं इस पैसे का यूज़ कर सकूँ। आई वॉज सम 100 लीग्स आउट ऑफ द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ द ट्रेड ऑफ मैनकाइंड। और मैं कम से कम 100 मील दूर या हज़ारों मील दूर मैं उस ट्रेड से बिल्कुल एक ऐसे अनजान सी जगह में हूँ जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए ट्रेड करना, यानी किसी भी चीज़ का सौदा करने के लिए जो पैसा यूज़ में आता है, वो उस ट्रेड से मैं कई कोसों दूर हूँ।
I was convinced I had to spend the rest of my life alone in this wild, desolate island. और मैं बिल्कुल इस यकीन में आ चुका था कि मुझे अब यहीं पे अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी एक ऐसे आइलैंड में जहाँ पे कोई नहीं रहता. I searched long for a place of safe habitation. और मैंने एक सेफ़ हैबिटेशन में जाने के लिए बहुत जगह ढूंढी, बहुत ज़्यादा मैंने वहाँ पे सर्च किया, ढूंढा. आई फाउंड अ लिटिल प्लेन ऑन द साइड ऑफ अ राइजिंग हिल. और पास ही मुझे एक ऊंचे से पहाड़ी जैसे इलाके में मुझे छोटा सा हिस्सा, प्लेन हिस्सा दिखा. ऑन द rocky wall of the hill there was a hollow place worn in like the entrance of a cave. और उसी के पास ही एक पहाड़ के अंदर एक हॉलो जैसा बना हुआ था. उसी हिल के पहाड़, जो हिल था उसके जो वॉल्स थे, उस वॉल में एक हॉलो प्लेस बना हुआ था. ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गुफा का एंट्रेंस हो. ऑन द फ्लैट ऑफ द ग्रीन जस्ट बिफोर दिस हॉलो आई रिजॉल्व टू पिच माई टेंट. और मैंने सोचा कि इस एंट्रेंस जो था केव का, इसके पास ही नीचे की तरफ एक फ्लैट एरिया था जो कि बिल्कुल घास यानी ग्रीनरी था, ग्रीन कलर का था यानी घास से भरा हुआ था. और वो बिल्कुल वो हॉलो जो एंट्रेंस था उसके पास था. तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं पे अपना किला गाड़ लेता हूँ, यानी अपना टेंट गाड़ देता हूँ. आई कट द वुड, आई कलेक्टेड इनटू स्टेक्स, आई ड्रोव देम इनटू द ग्राउंड इन अ सेमी सर्कल अराउंड माई टेंट. और फिर मैंने जो वुड उस शिप से कलेक्ट किया था उसे मैंने यहाँ पे एक साथ रख दिया. और फिर मैंने इस तरीके से उसको चारों तरफ घुमाया कि वो एक सेमी सर्कल नज़र आए. और फिर उसमें मैंने अपना टेंट बिठा दिया. द स्टेक स्टूड 6 इंचेस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एक स्टेक यानी एक लकड़ी से दूसरे लकड़ी का डिस्टेंस था 6 इंचेस. I put the cable I had rescued from the ship around the stakes in the manner of a fence. और उसके बाद मैंने एक रस्सी इस शिप के चारों तरफ बांध दी. वो रस्सी जो वो शिप से लेकर आया था, उस रस्सी को उसने इस स्टेक से इस तरीके से बांधा कि दूर से देखकर लगे कि ये कोई फेंस है, या ना बाड़ा बनाना, जैसे कि लोग घरों के चारों तरफ जो फेंस बनाते हैं यानी बाउंड्री वॉल, उसे कहा जाता है बेड़ा बनाना या फेंस बनाना. तो वैसा ही उसने इस रस्सी को इस तरीके से बांधा कि वो एक फेंस लगे. आई यूज्ड अ शॉर्ट लैडर टू गो ओवर द फेंस. और मैंने एक सीढ़ी बनाया, एक सीढ़ी का यूज़ किया इस फेंस के आर पार जाने के लिए. वंस इन आई विड्रू द लैडर आफ्टर मी सो दैट आई वॉज कम्प्लीटली फोर्टिफाइड अगेंस्ट द वर्ल्ड आउटसाइड. और मैंने जब फेंस में से उस पार हो जाता मैं लैडर की मदद से, फिर मैं लैडर को अंदर की तरफ खींच देता जिससे कि मैं आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल कट जाऊं, यानी दूर हो जाऊं, कोई भी मेरे पास आकर मुझे नुकसान ना पहुंचा सके, मैं सिक्योर हो जाऊं, मेरा जो घर और मेरा जो लाइफ है वो इस पूरे टेंट के अंदर सिक्योर रहे. Into this tent I bought all my stores and provision. अब इस टेंट के अंदर मैंने अपने पास जो भी सामान था या जो भी स्टोर करने लायक था वो सब मैंने यहाँ पे आके रख दिया. After I had been on the island the 10 or 12 days, it occurred to me that I would lose the measure of time. जब मैं इस आइलैंड में रहते रहते मुझे 10 से 12 दिन हो गए, तब मुझे लगा कि शायद मैं टाइम को मेजर करना ही भूल जाऊँ अगर मैं इसी तरीके से टाइम पास अगर होता रहे. दिस वॉज बिकॉज आई हैड नाइदर वॉच नॉर कैलेंडर. और ऐसा इसलिए क्योंकि ना मेरे पास घड़ी है ना मेरे पास कैलेंडर है, तो मैं कैसे टाइम को मेजर कर पाऊँगा. टू प्रिवेंट दिस आई कट विथ माई नाइफ अपॉन अ लार्ज पोस्ट द डेट ऑफ माई लैंडिंग. और ये भूल न जाऊँ इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने एक बड़े से पत्थर के टुकड़े के ऊपर चाकू से एक लाइन खींचा और उसमें अपने इस आइलैंड में आने वाला डेट मैंने लिखा. आई पुट अ नॉच विथ माई नाइफ फॉर एवरी डे. हर दिन के लिए मैं एक वहाँ पे नाइफ से एक लकीर खींच देता. आफ्टर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ रेन आई सॉ सम फेयर वेदर अराउंड 7 नवंबर. 7 नवंबर के आसपास मैंने देखा कि अब काफ़ी दिनों का लगातार बारिश के बाद अब अच्छा मौसम आया है.
I spent the next couple of days making small wood boxes to keep my provisions dry from the rain. अगले कुछ दिन मैंने बिताए छोटे छोटे वुडन बॉक्स बनाने में, जिससे कि मैं जो भी मेरे पास सामान है जो बारिश में भीग जाए या ख़राब हो सकता है, उसे मैं यहाँ बॉक्स के अंदर सूखा और ड्राई रख पाऊँ. Among the things I rescued from the ship, there was a small bag of corn meant for poultry feed. अब जो भी सामान मैं उस शिप से लेकर आया था, उसी में से एक में मैंने देखा कि एक छोटा सा बैग है जिसमें कॉर्न्स भरे हुए हैं. कॉर्न यानी भुट्टे के दाने, जो कि वो लोग लेकर आए थे पोल्ट्री फीड के लिए, यानी मुर्गियों को खिलाने के लिए. मोस्ट ऑफ इट हैड बीन डिवोर्ड बाय रैट्स. इसमें से ज़्यादातर तो चूहे खा चुके थे. आई सॉ नथिंग बट हस्क एंड डस्ट इन द बैग. मैंने कुछ भी नहीं लेकिन सिर्फ डस्ट और जो खाने के बाद जो बचा हुआ चूरा वो उसमें देखा. आई एम्प्टीड द कंटेंट आउटसाइड माई वॉल. और फिर मैंने अपने ही घर के दीवार के पास मैंने उस छोटे से बैग में रखा हुआ सब सामान उलट के फेंक दिया. दिस वॉज अ लिटिल टाइम बिफोर द ग्रेट रेन. और ये वो समय था जब बहुत तेज़ और बहुत लंबी बारिश आने वाली थी, उसके पहले का समय था. अ मंथ लेटर आई डिस्कवर्ड ग्रीन स्टॉक्स शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड. और एक महीने के बाद मैंने क्या देखा कि मैंने जहाँ वो हस्क फेंके थे उसमें से छोटे छोटे ग्रीन कलर के लंबे लंबे पेड़ के छोटे से दाने जैसे निकल के आए हैं. आई वॉज एस्टोनिश्ड टू डिस्कवर इट वॉज परफेक्ट ग्रीन बार्ले. और जैसे ही मैंने उसे ध्यान से देखा तो मैं अचरज में पड़ गया. मैं क्या देखता हूँ कि ये जो छोटे छोटे ग्रीन से हल्के हल्के लंबे से पत्ते जैसे निकल रहे हैं, ये असल में हैं बार्ली के पेड़, ग्रीन कलर के बार्ली के पेड़. By the June of 1660, I had gained security of food and shelter. और इस तरीके से 1660 जून 1660 तक मुझे एक तो घर भी मिल चुका था और साथ ही मुझे खाने की सिक्योरिटी भी मिल चुकी थी. सिक्योरिटी से मतलब मुझे अब और भविष्य के लिए चिंता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऑल टाइम खाने के लिए कुछ है. In the same month, I developed a high fever and lay weak and thirsty. उसी महीने में मुझे बहुत तेज़ बुखार और साथ ही साथ मैं बहुत ही वीक और बहुत प्यासा हो गया था. I recovered around 30th and gradually felt stronger than the day before. फिर उसके बाद एक महीने के आसपास 30 तारीख तक मैं धीरे धीरे ठीक हो गया और उसके बाद मैं धीरे धीरे वापस से पहले जैसा स्ट्रॉन्ग हो गया. On 15th of July, I took a more particular survey of the island. 15 जुलाई को मैंने फिर उस पूरे आइलैंड का सर्वे किया. घूम घूम के मैंने देखा. Around 2 miles up, I found a brook with pleasant meadows by its bank, plain, smooth and covered by grass. और फिर 2 मील चलने के बाद मैंने देखा कि उसी आइलैंड में एक बहुत सुंदर सा पानी का झील बना हुआ है, और जो कि बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है. प्लेन है, स्मूथ है और उसके चारों तरफ घासें उगी हुई है. इन अ वुडी पार्ट आई फाउंड मेलन्स इन ग्रेट अबैंडेंस एंड ग्रेप ट्रीज. और पास ही वुडन जो जंगल का जो एरिया था वहाँ पे मैंने मेलन्स के पेड़ देखे जो कि बहुत आयत में थे, और ग्रेप्स के पेड़ भी देखे. द ग्रेप्स वर राइप एंड रिच. अंगूर जो थे वो बहुत ही पके हुए और बहुत ही टेस्टी थे. फर्दर इनटू द लैंड आई फाउंड अ ग्रेट नंबर ऑफ कोका, ऑरेंज एंड लेमन ट्रीज. आगे जाने के बाद मैंने देखा कि और भी बहुत सारे वहाँ पेड़ थे खाने के, जैसे कि कोका, ऑरेंज और लेमन के पेड़ भी थे. I carried great parcel of fruit homeward and the journey took me 3 days. और फिर मैं अपने घर तक एक बड़ा सा फ्रूट का पार्सल ले गया, जो कि मुझे ले जाने में अपने घर तक पहुंचने में 3 दिन लगे. I was tempted to transfer my habitation to this valley of fruit. मैं इस वैली ऑफ फ्रूट से इतना ज़्यादा ललचा गया था कि मुझे लगा जैसे मुझे यहीं रखना चाहिए. I did not, because I still hoped to be rescued by some passing ship on the sea. लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने अपने लालच को दबाया, कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन मुझे कोई ना कोई लेने आएगा और वो मुझे किनारे पे पाएगा नहीं, तो वो मुझे ले नहीं जा पाएगा. तो इस भरोसे के साथ वो इस खूबसूरत से फ्रूट के लालच में नहीं आया. I did not want to enclose myself in hill and wood. मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को इन्हीं जंगल और वादियों में अपने आप को कैद करके रखूँ. I stayed in view of the sea.
लेकिन मैं समंदर को देखने के लिए बिल्कुल वहाँ आना ज़रूर चाहूँगा। 10 months had passed since I had set foot on this island. अब इसी आइलैंड में रहते रहते मुझे 10 महीने बीत गए। Previously, I had no lamp after dark. I collected a little tallow and a small clay dish. To this, I added a wick. I had thus made myself a lamp. मेरे पास पहले लैम्प नहीं था, जिसके वजह से रात को अंधेरे में मुझे अंधेरे में ही रहना पड़ता था। लेकिन बाद में मैंने टैलो कलेक्ट किया। टैलो यानी एनिमल फैट्स, यानी जब जानवर मर जाते हैं तो उनके स्किन के नीचे एक चर्बी की परत होती है, उस चर्बी को कहा जाता है टैलो। तो वो जो चर्बी है उसे उसने एक क्ले के मिट्टी के डिश में रखा और उसके अंदर एक छोटा सा विक लगा दिया, एक यानी रस्सी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको काफ़ी टाइम तक जलाया जा सके। तो ऐसा एक विक लगा के फिर उसे एक लैम्प का रूप दे दिया। इस तरीके से उसके पास लैम्प आ गया। आई नाउ बिगैन टू सीरियसली कंसिडर दिस सर्कमस्टेंस आई वॉज रिड्यूस टू। और अब मैं धीरे धीरे सीरियसली सोचने लगा कि अब मैं पहले जैसे सिचुएशन था उससे अब मेरी सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है। आई डिसाइडेड टू डिस्क्राइब माई स्टेट ऑफ अफेयर इन राइटिंग। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ लिखूं, मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, मैं कैसे एक एक के साथ डील कर पा रहा हूँ, इसे मैं क्यों ना अपनी किताब में लिखूँ। और फिर उसने लिखना शुरू किया। आई बिगैन टू कीप अ जर्नल ऑफ एवरीडेज एम्प्लॉयमेंट। और इसी तरीके से वो हर रोज़ जो भी करता, जैसे भी करता, जैसा भी फील करता, हर चीज़ को वो कागज़ पे लिखने लगा। I could not include all particulars because gradually I ran out ink. मैं बहुत सारी डिटेल्स भी नहीं लिख पाता था क्योंकि मेरे पास इंक भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। I found by the notches I cast on the post it was September 30 again. और फिर एक दिन मैं क्या देखता हूँ कि उस वॉल पे जहाँ पे वो हर रोज़ के लिए एक दिन एक लाइन काटता था, आज वो देखता है क्या कि आज फिर से वही सितंबर की 30 तारीख की दिन है जिस दिन मैं इस आइलैंड में आया था। आई हैड स्पेंड 365 डेज ऑन दिस आइलैंड। और फिर वो कहता है कि मैंने यहाँ पे 365 दिन बिता दिए इस आइलैंड में। तो इस तरीके से हमारा कहानी यहीं ख़त्म होता है। तो हमने क्या जाना इस कहानी को पढ़ के कि हमें कभी भी मुसीबत में हार नहीं मानना चाहिए। अगर वो हार मान जाता तो शायद वो उस आइलैंड में जीने की कोशिश ही नहीं करता और मर जाता, और मर भी जाता तो कोई उसे बचाने नहीं आता। तो इस तरीके से हमें ये कहानी यही सीख देती है कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन से कठिन समय क्यों ना आए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत नहीं हारोगे तो तुम कोई भी मुसीबत का सामना कर सकते हो। चलो अब इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग। पेज 10 इस ऐप में एक्सरसाइज 1। पहला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। नंबर 1, रॉबिन्सन क्रूसो वॉज शिपरेक्ट इन, कौन से साल में वो टूटे हुए जहाज में पहुंचा वहाँ पे? 1659 में। रॉबिन्सन क्रूसो यूज्ड कैनवस टू मेक अ टेंट, कैनवस यूज़ किया उन्होंने टेंट बनाने के लिए। डिस्टेंस बिटवीन द स्टेक रॉबिन्सन क्रूसो ड्रोव इनटू द ग्राउंड, एक स्टेक से दूसरे स्टेक के बीच का डिस्टेंस कितना था ग्राउंड में? 6 इंचेस। क्रूसो सॉ सम फेयर वेदर इन द मंथ ऑफ, कौन से मंथ में उन्हें अच्छा वेदर मिला? नवंबर में। द जर्नी होमवर्ड विद द फ्रूट पार्सल टुक क्रूसो 3 डेज, अपने घर तक फ्रूट पार्सल को ले जाने में उन्हें 3 दिन लगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 और 3 मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करा दूंगी। अब एक्सरसाइज 4 देखते हैं। अंडरलाइन द एडवर्ब एंड स्टेट देयर काइंड, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है एडवर्ब को और उसका नाम लिखना है। तो पहला हो गया टू इज़ एडवर्ब ऑफ कंपेरिजन, today is adverb of time. Next, the girl seldom visit my house, seldom is adverb of frequency. He searched everywhere for the book, everywhere is adverb of place. The boy runs fast, fast is adverb of manner. अब exercise 5, underline the clause in the following sentence and state what kind of clauses they are. आपको क्लॉज को अंडरलाइन करना है और क्लॉज का नाम देना है। सबसे पहला, शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, व्हाट माय नेम वाज इज़ अ क्लॉज एंड इट इज़ नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, ही इज़ अ फ्रेंड हु हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, हु हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी, हु इज़ एडजेक्टिव क्लॉज। So when you are asked, please enter the room when you are asked to. When you are asked to is adverb of clause.
That he will win is known to us. That he will win is adjective clause or noun clause. Now, exercise 6. Identify the sentence as simple, complex and compound. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके नाम बताना है. They predicted that it would rain. It is complex. That यूज़ किया हुआ इसलिए. The weather being fine, the children went out to play. Simple sentence. Ravi woke up early but he could not reach school on time. Compound sentence क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए but का यूज़ किया गया है. Next, finishing his work, my father returned home. This is also simple sentence. Next, exercise 7. Do as directed. Tartar hoped to do well in the examination. Complex sentence में change करना है. Tartar hoped that he would do well in the examination. Next, the headmistress arrived and the meeting began. Complex में करना है. इसमें आप दो तरीके से लिख सकते हैं, when या after. या तो when से सेंटेंस शुरू कीजिए या after से. After the headmistress arrived the meeting began और when the headmistress arrived the meeting began. Next, Aisha was surprised when she heard the news. Change into simple sentence. Simple में करना है, when हटाना है, क्या करेंगे? पहला सेंटेंस आपको दो एग्जाम्पल दिया हुआ है. आयशा वॉज सरप्राइज टू हेयर द न्यूज़, या तो ये लिख सकते हैं, और नहीं तो दूसरा आयशा हर्ड द न्यूज़ शी वॉज सरप्राइज, कॉमा. नेक्स्ट, यू मस्ट वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. चेंज इनटू कंपाउंड. कंपाउंड में यूज़ करना है. यू मस्ट वर्क हार्ड एंड देन यू कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ, और यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ. इस तरीके से ये ख़त्म हो गया. अब एक्सरसाइज 8 देखते हैं. You had been ill for 3 days. Write a letter to headmaster or mistress of your school seeking leave absence for those days. आप बीमार हैं, 3 दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए, तो हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है. ये आप खुद लिखेंगे. नेक्स्ट, you want to visit a tourist spot during the puja vacation. Write a letter in 100 words to the manager of hotel inquiring about the availability of room, cost involved and sights to be seen. अब आप पूजा वेकेशन में एक टूरिस्ट स्पॉट में जाना चाहते हैं, तो आपको 100 वर्ड्स में एक अपने होटल के मैनेजर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको पूछना है कि वहाँ पे रूम्स अवेलेबल है कि नहीं, अगर है तो उनकी क्या कॉस्ट है, क्या आप उसके साथ साथ वहाँ पे साइट सीइंग भी कराते हैं, तो कहाँ कहाँ ले जाते हैं, कब ले जाते हैं, क्या है प्राइसिंग, ये सारा डिटेल्स आपको उस मैनेजर से पूछना है. तो उस चीज़ के हिसाब से आपको ये एक पैरा लिखना है. तो ये आपका होमवर्क है. ये दोनों क्वेश्चन यू हैव टू डू एंड शो मी इन व्हाट्सएप ग्रुप. नेक्स्ट, लेसन 11 शिपरेट सेलर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और आंसर्स. एक्सरसाइज वाले भी हैं और उसके अलावा भी हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके, टोटल 14, और यहाँ पे उसके आंसर्स दिए हुए हैं. इस तरीके से आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है. तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लास्ट चैप्टर के लिए, जो कि आपका एक पोएम है. तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे.